CA 61, तुम्हें हमेशा के लिए ही क्यों न जाना पड़े। अब आगे। अगली सुबह वीनू ने अपनी आंखें खोली। वो चौंक कर उठ गई, लेकिन उसने अपने आसपास देखा। वो अपने रूम में थी। तभी वीनू के पास सोए सिया, जो वीनू के चौंकने ने उठ गई थी, उन्होंने कहा, बेटा देखो सब ठीक है, तुम अपने कमरे में हो। वीनू ने जैसे ही सिया की देखा, वो झट से उसके गले से लग गई। उसने सिया के सीने पर सर रखते हुए कहा, मम्मी आप कब आईं? सिया ने कहा, कल ही आए थे। वीनू बाली, मम्मी कल पापा को बहुत याद आई, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। सिया उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, तब आपके पास शिवांश है, वंश, ध्रुव, आकाश और मेघ जैसे भाई। भगवान जी ने पापा को दूर किया है, तब कितने प्यारे रिश्ते हैं तुम्हारे पास। वीनू ने सिर उठकर भीगी पलकों से उन्हें देखते हुए कहा, पर पापा भी होते कितना अच्छा होता सब। सिया ने अपनी आंखों में आई नमी को आंखों में ही रहने दिया। वीनू को देखते हुए बोली, मेरा बच्चा, कल सब आपके लिए बहुत परेशान थे, अब आप प्यारी सी स्माइल लिए सबके सामने जाओ, न कि ये डर और घबराहट। वीनू ने अपनी मासूम आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, सब ज्यादा परेशान हो गए? सिया ने हाँ में सिर हिलाया। तब वीनू ने सवाल किया, मम्मा ठीक है, वो लोग मुझे ले जा रहे थे, तब मम्मा को पुश किया था, उनके सिर में चोट लग गई थी, और वंश वो रोए तो नहीं? वीनू को ऐसे सबकी फिक्र करते हुए देखकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम्मम, फिक्र तो है, अब ये देखे कि हमारी बेटी अपने घर को कैसे संवार रही है। वीनू ने आंखें छोटी कर बोली, आपको शक है मुझ पर? सिया ने कहा, बिल्कुल, तुम जो बचकानी और ऊंट पटांग हरकतें करती हो उसको लेकर शक क्या, पूरा यकीन है कि बहुत गड़बड़ करती होगी। वीनू ने बाथरूम में जाते हुए कहा, आप गलत है मिसेज सिंह। ये बोल वो बाथरूम में चली गई। सिया मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। उनकी बेटी में कुछ बदलाव आया था। कुछ देर बाद वंश के रूम के किसी ने पर्दे हटाए। जैसे ही वंश के मुंह पर धूप पड़ी, उसने कुनमुनाते हुए ब्लैंकेट में मुंह छिपा लिया। ये देख वीनू जो उसे उठाने आई थी, उसके फेस पर स्माइल आ गई। वीनू ने विंडो खोलते हुए कहा, वंश उठिए। वंश ने वीनू की बात सुनकर कहा, भाभी 5 मिनट और। वीनू ने कहा, लेट हो जाओगे, रोज यही करते हैं आप। वंश ने नींद भरी आवाज में कहा, भाभी। फिर जल्दी से उठते हुए बोला, भाभी। वो बेड से कूद कर वीनू के पास आया। वीनू ने ये देख उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वंश गिर जाएंगे आप, संभाल कर। वंश ने वीनू के चारों तरफ घूमते हुए कहा, भाभी आप ठीक हो? वंश के चेहरे पर अपने लिए इतनी फिक्र देख वीनू के फेस पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से वंश के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। वंश ने उसे देखते हुए कहा, सच्ची डर तो नहीं लग रहा है? वीनू ने कहा, हाँ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी है। वंश ने कहा, आप जाओ, मुझे टाइम लगेगा, आपको पता है आपके जल्लाद पति ने कल से मेरा पूरा रूटीन चेंज कर दिया है, अब उसमें जिम भी शामिल हो गया, तब मुझे टाइम लगेगा। वीनू बोली, लेकिन वो जिम में नहीं है। वीनू ने पूरा घर देख लिया था, शिवांश उसे कहीं नहीं दिखा। उसे पता था वो शिवांश के साथ ही थी, पर वो कहाँ चला गया। वंश ने बाथरूम में जाते हुए कहा, हाँ वो कल आपको छोड़ कर चले गए थे, तब से आए ही नहीं। वीनू चुप रही, फिर उसे आने का बोल चली गई। वीनू मुस्कुराए हुए किचन में आई। सारे सर्वेंट्स उसे ग्रीट करने लगे। उसे सही सलामत देख सब खुश थे। वीनू ने किचन में खड़े होकर उस बड़े से किचन को देख रही थी। वीनू हमेशा सिया से अपने छोटे से किचन को देख कहती थी, जब वो बड़ी आर्टिस्ट बनेगी तब बहुत अच्छा किचन बनवाएगी। उसे अंदाजा नहीं था उसकी ख्वाहिश कुछ इस तरह पूरी होगी। वो अपना काम करने लगी। वीनू सारा ब्रेकफास्ट तारा के साथ मिलकर बनाई। तभी पीछे से आकर किसी ने कहा, वीनू। वीनू बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ से बॉल छूटकर गिर गया। उसे ऐसे डरते देख वर्षा, जो अभी अभी आई थी, उसने और तारा ने वीनू को देखते हुए कहा, वीनू ठीक हो? वर्षा को देख वीनू झट से उसके गले लग गई। कल जो हुआ वो बहुत डराने वाला था, और वीनू के अंदर डर था जिसे वो भुलाने की कोशिश कर रही थी। वीनू ने कहा, वर्षु तू कब आई? वर्षा ने कहा, रात से यही हूँ। तभी किसी ने आकर वीनू को अपनी तरफ कर गले से लगा लिया। वर्षा उस इंसान को बुरी तरह घूरने लगी। सामने कनक थी। कनक ने वीनू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तू ठीक है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वीनू ने कहा, किन्नू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, देख तेरे सामने हूँ। कनक ने कहा, पता है मैं कितना डर गई थी। वर्षा ने अपने हाथ बांध उसे घूरते हुए कहा, अब तक कहाँ थी? कनक बोली, ओ हलो, कल मैं देखने गई थी उसे, वो सो रही थी।
वर्षा ने कहा, एहसान कर दिया तुमने हम सब पर। कनक ने कहा, तुम चुप रहो दोस्त चोर। वीनू ने उसे देखा, फिर तारा को अपने साथ चलने का इशारा किया। उसे पता था ये दोनों बुरा लड़ेंगे, फिलहाल उस जंग में नहीं फंसना चाहती थी। ध्रुव के रूम में अनिका बेड पर लेटी ध्रुव को घूर रही थी, क्योंकि उन्होंने इतनी सी चोट के बाद उन्हें कल से बेड से नीचे पैर नहीं रखने दिया था। वहीं अपने फोन में न्यूज देख रहे थे। उन्होंने एक न्यूज को देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है, कल तक सब ठीक था। अनिका ने उनके चेहरे की देख उठते हुए कहा, क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव ने कहा, अन्नू मिस्टर नारंग भाटिया ने सुसाइड कर लिया है। एक अधूरी बनी बिल्डिंग से कूद कर, वो बिल्डिंग भी उनकी ही थी। वो शेयर होल्डर थे हमारी कंपनी में, ये उन्होंने अपने गलत किए कामों से परेशान होकर किया है। अनिका बोली, वो आदमी अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये कैसे किया, उसके बच्चों का क्या होगा? ध्रुव फोन साइड रखने लगे, तभी उनका फोन बीप किया। विजय का मैसेज था, कल चोटी मैम को मिस्टर भाटिया के कहने पर किडनैप किया गया था। ध्रुव कुछ सोचने लगे। उनका ध्यान नॉक की आवाज से टूटा। उन्होंने देखा वीनू खड़ी थी, उसके साथ तारा एक बड़ी सी ट्रे हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी। अनिका ने फिक्र करते हुए कहा, वीनू आप ठीक हैं? वीनू ने अंदर आते हुए कहा, माँ मुझे चोट थोड़ी ही लगी थी। अनिका ने कहा, अच्छा बेटा ये माथे पर क्या है? वीनू ने उनके सामने ट्रे रखते हुए कहा, वो तू छोटू सी है, यूं ठीक हो जाएगी। अनिका उसके फेस एक्सप्रेशन देख हंस दी। वीनू ने कहा, सर में दर्द तो नहीं हो रहा? अनिका ने ध्रुव को देखते हुए कहा, मेरे सारे दर्दों की दवा साइड में बैठे हैं। इतना काम है, आज दुर्गा पूजा की तैयारियां पूजा करनी है, लेकिन ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वीनू ने तारा को इशारा किया। ध्रुव उसके इशारे देख रहे थे। तारा ने ध्रुव के सामने चाय की, ध्रुव ने उसे ले लिया। वीनू ने जूस का ग्लास अनिका को देते हुए कहा, तब आप मेरे साथ चले, आप आराम से बैठना, मैं सारी तैयारियां करूंगी। ध्रुव ने जैसे ही एक सिप लिया, उनका मुंह बन गया। उन्होंने कहा, तारा ये क्या है विदाउट सूजर? तारा ने वीनू को देखा, फिर ध्रुव को देख अपना सिर झुका, धीमी आवाज में कहा, सर एक्चुअली आपका शुगर लेवल हाई था इसलिए। ध्रुव को पता था ये क्यों और किसके कहने पर हो रहा है। उन्होंने कहा, आपको हमारे सूजर लेवल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। उन्हें लगा कोई उन्हें घूर रहा है। जब गर्दन मोड़ कर देखा, अनिका बुरी तरह घूर रही थी। वो बोली, चुपचाप पी ले, सूजर से 2 किलोमीटर दूर रहे, कहीं ऐसा न हो कि मुझे आपसे 4 किलोमीटर दूर रहना पड़े। ध्रुव ने प्यार से कहा, नाराज न हो आपके करीब रहने के लिए तो हम नीम का जूस भी पी ले। अनिका ने तारा को देखते हुए कहा, तारा इनके लिए नीम का जूस लाओ। ध्रुव ने जल्दी से कहा, नो नो हम मजाक कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशन देख सब हंस दिए। तभी सिया ने कहा, क्या हो रहा है? पीछे से वंश ने आते हुए कहा, अरे डैड की खिंचाई चलती होगी। वहां कनक और वर्षा भी आ गए, दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे, वजह थी वीनू। अनिका ने कहा, सिया आप है, आज दुर्गा पूजा है, चलो तैयारियां करते हैं। सिया ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी बहू को समझाएं, शादीशुदा लड़की साड़ी में ज्यादा अच्छी लगती है। अनिका ने कहा, उन्हें साड़ी बांधनी नहीं आती, सीख जाएंगी। वंश न कहा, मेरी खूबसूरत भाभी हर ड्रेस में खूबसूरत लगती है। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, ये मम्मी मुझ जैसी लकड़ी पर सारी लपेटना चाहती है। उसकी बात पर सब हंस दिए। मंदिर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, लाइट से जगमगा रहा था। वीनू दुर्गा माँ का श्रृंगार कर रही थी। उसने लाल चुनरी उड़ाने के बाद वो उस कलश को देखने लगी जो उन्होंने पहले दिन कलश स्थापित किया था। उसे देखा, 9 दिन से अखंड ज्योत जल रही थी, मिट्टी की बनाई मूर्तियां रखी थी। एक एक कर सब मंदिर में आ गए। वीनू अनिका ने पूरी पूजा करने के बाद आरती की, सबको प्रसाद दिया। वीनू ने देखा उनके साथ शिवांश खड़ा था। वीनू इसे देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे के कठोर भाव देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने शिवांश के सामने प्रसाद किया, लेकिन वो वंश के हाथ का प्रसाद उठाकर वहां से चला गया। वीनू अपने हाथ में लिए प्रसाद को देख रही थी। वंश ने वीनू से शिकायत करते हुए कहा, भाभी देखा आपने, आपके गब्बर ने क्या किया? वीनू का ध्यान टूटा और उसने वंश को देख उसके हाथ में 2 लड्डू रखते हुए कहा, ये लो। खुश? वंश ने हंसते हुए कहा, बहुत खुश। प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, आई लव यू मम्मा, आई लव यू भाभी, आप दोनों से सेम फील आता है। वीनू ने हंसकर उसके बाल बिगाड़ दिए। वहीं अनिका न उसे अपने गले से लगा लिया। कनक ने कहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, एक दोस्त थी वो भी चुरा ली किसी ने।
ये बोल वो पैर पटकती हुई चली गई। आकाश ने वीनू को देखते हुए कहा, तू मेरे साथ आ। अनिका ने कहा, सब सुनो, आज जितने मौजूद है कल दशहरे में इतने ही लोग मौजूद होने चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कुछ देर बाद वर्षा सिया आकाश जा रहे थे। मेघ ने मौका पाकर सबके सामने वर्षा को ड्रॉप करने का बोला। वर्षा को मानना पड़ा क्योंकि वीनू भी यही कह रही थी। वीनू नम आंखों से सिया की जाते देख रही थी। मेघ कार ड्राइव कर रहा था, वर्षा बुरी तरह उसे घूर रही थी। मेघ ने कहा, आंखों से ही खाने का इरादा है। वर्षा ने चीखते हुए कहा, कार रोको। मेघ ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाए। शिवांश अपने स्टडी रूम में था, उसके आसपास पिए हुए सिगरेट बिखरे पड़े थे, पूरे रूम में धुआं भरा हुआ था। ये उसके रूम में बना ही स्टडी रूम था जहां कोई नहीं आ रहा था। वो साइड के लैंप के स्विच को बार बार ऑन ऑफ कर रहा था। उसके आंखें लाल थी, गुस्से में माथे की नशे दिख रही थी। रूम में हद से ज्यादा ठंडक थी। शिवांश ने सिगरेट का लंबा कस लेते हुए कहा, अब फाइनल डिसीजन होगा, चाहे तुम्हें हमेशा के लिए ही क्यों न जाना पड़े। वहीं कौशिक विला में मिस्टर और मिसेज कौशिक परेशान से एक रूम के बाहर खड़े थे। अंदर से सामान तोड़ने की आवाजें आ रही थी। अब आगे मिस्टर कौशिक ने मिसेज कौशिक को घूरते हुए कहा, ये क्या ड्रामा है, ऐसे ड्रामे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पागलपन लगा रखा है क्या, दुनिया के सारी लड़कियां मर गई हैं जो इसे वही लड़की चाहिए। मिसेज कौशिक ने कहा, आप दरवाजा खोलने को बोले ना जाने क्या कर रहा है, कितनी आवाजें आ रही हैं। मिस्टर कौशिक ने गुस्से में कहा, ये लड़का पागल हो गया है, इसे वही लड़की चाहिए। अरे जब उसका रिश्ता तय है क्यों वो किसी और से शादी करेंगे। देखी है मैंने ध्रुव और सारांश की दोस्ती, उसके लिए सारांश की बेटी उनकी खुद की ही बेटी है। इसने जो किया है अभी हमारे हाथ से डील जा रही है। ज्यादा कुछ किया सड़क पर आ जाएंगे हम। टिकट करा रहा हूँ, इस लंदन भेजो। ये बोल वो जाने लगे। तभी दरवाजा खुला और धर्म बाहर आए। उसने पास में रखा शोपीस नीचे फेंकते हुए कहा, कभी नहीं, शिविना सिर्फ मेरी है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। मुझे पता है वो शिवांश और वो एक दूसरे के साथ है, मैंने देखा था उन्हें। मिस्टर कौशिक ने कहा, अगर ऐसा है तब दूर रही उस लड़की से। शिवांश राठौर तुम्हें बर्बाद कर देगा, अपने परिवार पर एक आंच भी नहीं आने देगा। धर्म ने अपने आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा लिए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, वो मेरी होगी चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो उसकी माँ खुद मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आएगी, मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं। ये बोल उसने वापस अंदर जाते हुए डोर बंद कर लिया। मिस्टर कौशिक ने कहा, अपने पागलपन में इसने मुझे बर्बाद किया, तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल वो वहां से जाने लगे। उनके जाने के बाद मिस्टर कौशिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या उस लड़की पर इसकी नजर पर गई, मैं तो दोनों तरफ से फंस गई हूँ। वो बड़बड़ाती हुई वो नीचे चली गई। वहीं टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा उनके 1000 टुकड़ों में अपने अक्स देख रहा, अपनी लाल आंखों ने जुनून लिए उसने कहा, शिविना तुम्हारा रिश्ता उस शिवांश से है न, तभी तुम उसके पैलेस में रहती हो। देखा है मैंने तुम दोनों को किस करते हुए। लेकिन धर्म ने एक बार जिस चीज को पसंद कर लिया वो हर हाल में धर्म कौशिक की होती है और तुम्हें भी मेरे नाम होना होगा। ये बोल वो उन शीशों पर पैर रख आगे बढ़ गया है। मेघ कार रोके खड़ा था और वर्षा मुंह फुलाए बैठी। तो ये देख मेघ ने कहा, क्या हुआ मेरी रिमझिम। ये सुन वर्षा की आंखें फैल गई। उसने 90 की स्पीड में गर्दन टर्न करते हुए कहा, क्या बोला बद्री। मेघ ने ऐसा रिएक्शन देखकर कहा, यही कि क्या हुआ रिमझिम। वर्षा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, सिर्फ रिमझिम बोला था। मेघ ने शांति से हाँ में सिर हिलाया। वर्षा बोली, चलिए मुझे नींद आ रही है। मेघ ने उसे आंखें बंद करते हुए देखा, तब उसने एक गहरी सांस ली। मेघ ने कार स्टार्ट करते हुए खुद से कहा, बच गए, लेकिन तुम्हें अपना मान लिया है रिमझिम। वहीं शिवांश रूम में आया, उसकी नजरें बेड पर गई, वहां कोई नहीं था। एक नजर उसने पूरे रूम में डाली, शायद न चाहते हुए भी जिसे उसकी नजरें ढूंढ रही थी वो वहां नहीं थी। शिवांश ने अपनी आंखों को बंद किया और थोड़ी देर बाद खोला, फिर आकर बेड पर लेट कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अब वहां स्याह रंग था, जैसे वीनू के इस कमरे में आने से पहले होता था। वीनू जब से आई थी तब से रात को येलो लाइट जलती थी, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था, वरना इस रूम की ऐसे ही रात बीतती थी। अगली सुबह सारे घर में दशहरे की तैयारी हो रही थी, लेकिन गेस्ट रूम में वीनू की क्लास लग रही थी। वीनू बाथरूम से निकल कर आई, उसने साड़ी बांधी हुई थी, जो खुद बांधी थी साड़ी और वीनू दोनों की हालत अच्छी नहीं थी। वीनू के माथे पर पसीना था और साड़ी का पल्लू और प्लेट्स बुरी तरह बने हुए थे।
वीनू जैसे ही 2 कदम बढ़ाकर आगे आई उसने खुशी से चहकते हुए कहा, मम्मी मैंने साड़ी बांध ली। वो जैसे ही 1 कदम बढ़ी उसकी साड़ी खुलकर बिखर गई। ये देख सामने बैठी कनक, अनिका और एक पल को सिया भी हंसने लगे। उन सब की हंसते हुए देखकर वीनू का मुंह बन गया। सिया ने गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या है वीनू, ऐसे साड़ी बांध कर सबके सामने जाओगी? कनक ने हंसते हुए कहा, ऐसे ये सिर्फ भाई के सामने जा सकती हैं। कनक के बात पर अनिका और सिया ने उसे देखा, तब वो चुपचाप अपना सेव खाने लगी। वीनू ने गुस्से में, किन्नू अपना मुंह बंद रखो। कनक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुझे भाई के सिवा कोई साड़ी बांधना नहीं सिखा सकता है। वीनू बुरी तरह उसे घूर रही थी। वीनू ने कहा, मुझे नहीं पहननी साड़ी, मुझे नहीं पसंद। सिया ने कहा, तुझे नहीं पसंद उससे क्या होता है? अनिका ने कहा, अरे सिया रहने दो न, बच्ची को क्यों तंग कर रही है, हम सिखा देंगे, सीख जाएगी। साड़ी के जैसे और भी कपड़े हैं या रेडीमेड साड़ी मंगा देंगे। सिया ने कहा, अरे ये पगली है, पतियों को अपनी बीवियां साड़ी में बहुत पसंद आती है, जैसे ध्रुव जी और सारांश को पसंद है साड़ी। ये बोलते हुए वो चुप हो गईं। सारांश के जिक्र आते ही वीनू का चेहरा शांत पड़ गया था। उसने कुछ भी नहीं बोला। वही सिया यूं सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें लगता था अगर वीनू और शिवांश को एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ, तब अगर शिवांश की जिंदगी और दिल में वीनू अपनी जगह नहीं बना पाई तब क्या होगा। वो एक माँ थी और उनका डर सही भी था। हर माँ को अपने बच्चे के लिए डर लगता है और बेटी ससुराल में ही तब रिश्तों के लेकर डर बढ़ जाता है। यहाँ तो उन दोनों की मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी। उन्होंने वीनू को देखा। उसने अनिका के पास आकर पास से एक ग्रीन साड़ी उठाकर कहा, मम्मा आज ये आप पहना दो, मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगी। उसकी आवाज में आए बदलाव को सब महसूस कर रहे थे। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में उन्होंने वीनू को साड़ी पहना दी, लेकिन वीनू का ध्यान इस बार फिर अनिका के समझने पर नहीं था, उसका ध्यान कहीं और ही था। कुछ देर बाद वीनू रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई, तभी वंश उसे आवाज देते हुए आ रहा था, भाभी भाभी आप कहाँ हो भाभी? वीनू ने अपनी साड़ी संभाल जल्दी से उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ वंश? वंश ने कहा, ये देखे न क्या हो गया, ये माला चुभ रही है। वंश के चेहरे पर इस वक्त चिढ़ थी जो उसे उस गले में पहनी माला से हो रही थी। वीनू ने कहा, अरे वाह राम जी तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। वंश ने चिढ़ते हुए कहा, भाभी ये गलत है, न हमारे घर के राम भाई है न तब मुझे राम जी क्यों बनाया जाता है, ये भाई तो बचकर भाग जाते हैं। वीनू ने वंश के चेहरे को छूते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे देवर जी आपके भाई गब्बर हैं, न वो राम कैसे बनेंगे? फिर वो दोनों हंस दिए। दूर खड़ी अनिका और सिया ये देख रही थी। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बहू ने आधी जिम्मेदारियां संभाल ली है। सिया बस मुस्कुरा दी। वो सारे लोग निकलकर रामलीला ग्राउंड की तरफ चल दिए जहां रावण दहन होने वाला था। सब वहां पहुंचे तब सारी सोसाइटी के लोग वहां आए हुए थे। अच्छी खासी भीड़ थी। ध्रुव जी को देखकर जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया था वो उनके पास आ गए, क्योंकि ये सब राठौर्स के दिए गए पैसों से ही होता है। सब दूसरी तरफ चल दिए। तभी वहां एक कार और आकर रुकी। वो लोग पलट कर देखने लगे। तब मंजरी मेघ और उसके डैड थे। उनके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी जिसकी गोद में एक प्यारा सा 4 साल का बच्चा था। अनिका ने मंजरों को हक करते हुए कहा, तब वर्षा और हमारे छोटू से वेद आ गए। देव ने अपना सिर हिला दिया। मंजरी ने वर्षा को देखते हुए कहा, यह है शिवांश की बीवी? वर्षा वीनू को देखने लगी। डार्क ग्रीन और ऑरेंज कलर की साड़ी पहने, गले में कुंदन की ज्वेलरी, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में मैचिंग चूड़ियां। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए वर्षा को देख रही थी। वर्षा ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय राम बड़ी सुंदर है। शिविन हैरानी से उसे देखने लगी। तभी मंजरी ने हंसते हुए कहा, ऐसे मत देखो बेटा, मेरी बहू थोड़ी पागल है। वर्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मम्मी जी? वो शिविना के गले लगते हुए बोली, हेलो मैं वर्षा मेघ के बड़े भाई की वाइफ। शिवीना ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर कहा, आपका बेबी है? वर्षा ने कहा, हाँ मेरा ही है। वीनू ने उसके गाल छूते हुए कहा, बहुत प्यारा है। उसकी शांत आवाज सुनकर वर्षा मुस्कुरा दी। तभी अचानक से कोई आकर वीनू के गले से लग गया। वीनू ने उस लड़की की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या है ये, आराम से? वर्षा ने वीनू के गाल पर किस करते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही है। तभी कनक ने उन दोनों को अलग कर कहा, मुझे भी हग करना है। कनक की इस हरकत पर अब हंस दिए।
सब लोग आ चुके थे, बस वो नहीं जिसकी वीनू को तलाश थी। उसकी आंखें शिवांश को ढूंढ रही थी। कल के बाद वो उसे दिखा ही नहीं था। सबकी नजरें उस तरफ चली गई जहां वंश था और वो अपने हाथ में धनुष तीर लिए खड़ा था। अब वीनू उस पर ध्यान देने लगी। अनिका भी वीनू के पास ही खड़ी थी। वो वंश को देख रहे थे। हर साल वंश ये करता था क्योंकि शिवांश को ये सब पसंद नहीं था। वीनू ने अपने दांतों के नीचे उंगली रखते हुए कहा, हे भगवान, क्या कर रहा है ये लड़का। यही आवाज उसे अपने पास से आई। उसने देखा अनिका खड़ी थी। उनका भी रिएक्शन सेम था। ये देख बाकी सब मुस्कुरा दिए। वंश से वो जलता हुआ तीर संभाल नहीं रहा था। तभी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और ऊपर करते हुए निशाना लगाया। ये कोई और नहीं शिवांश था। तीर बिल्कुल सही जगह लगा और वहां शोर गूंज गया। वंश ने जैसे ही शिवांश को देखा वो पलटकर उसके गले से लग गया। कुछ दूरी पर खड़े वो लोग ये देखकर स्माइल कर रहे थे। शिवांश को देख वीनू का चेहरा खिल उठा था। उसे शिवांश के होने न होने से फर्क पड़ने लगा था। इसका अंदाजा उसे खुद नहीं था, लेकिन कोई था जिसकी नजर वीनू के हंसते चेहरे पर थी। उसके खुले बाल हवा से उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। वो पूरी एक सुहागन की तरह सजी थी, बस मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की कमी थी क्योंकि वो उसने छिपाया हुआ था। वीनू को एहसास हुआ कि कोई इसे देख रहा है। तब उसने इधर उधर देखा। उसे कोई खुद को देखता तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ दूरी पर दूसरी तरफ जाता हुए दिखा। किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं था। वीनू उसके पीछे आ गई। उसने वेद के पीछे आते हुए कहा, वेद कहाँ जा रहे हो। वेद ने भागते हुए कहा, घूमी घूमी करने। वीनू ने उसके पीछे भागते हुए कहा, वेद बाबू उधर मत जाओ, वो घूमने की जगह नहीं है। वेद भागने लगा। वीनू ने भी भागते हुए उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। उसने हंसते हुए कहा, और घूमी घूमी करनी है। उन दोनों की खिलखिलाहट वहां गूंज गई। वीनू वैसे ही हंसते हुए वेद को लेकर पलटी, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसकी हंसी गायब ही गई। उसने अपनी घबराई आवाज में कहा, आप CH63 करा दी बेइज्जती। लेकिन कोई था जिसकी नजर वीनू के हंसते चेहरे पर थी। उसके खुले बाल हवा से उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। वो पूरी एक सुहागन की तरह सजी थी, बस मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की कमी थी क्योंकि वो उसने छिपाया हुआ था। लेकिन कोई था जिसकी नजर वीनू के हंसते चेहरे पर थी। उसके खुले बाल हवा से उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। वो पूरी एक सुहागन की तरह सजी थी, बस मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की कमी थी क्योंकि वो उसने छिपाया हुआ था। वीनू को एहसास हुआ कि कोई इसे देख रहा है। तब उसने इधर उधर देखा। उसे कोई खुद को देखता तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ दूरी पर दूसरी तरफ जाता हुए दिखा। किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं था। वीनू उसके पीछे आ गई। उसने वेद के पीछे आते हुए कहा, वेद कहाँ जा रहे हो। वेद ने भागते हुए कहा, घूमी घूमी करने। वीनू ने उसके पीछे भागते हुए कहा, वेद बाबू उधर मत जाओ, वो घूमने की जगह नहीं है। वेद भागने लगा। वीनू ने भी भागते हुए उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। उसने हंसते हुए कहा, और घूमी घूमी करनी है। उन दोनों की खिलखिलाहट वहां गूंज गई। वीनू वैसे ही हंसते हुए वेद को लेकर पलटी, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसकी हंसी गायब ही गई। उसने अपनी घबराई आवाज में कहा, आप अब आगे। वीनू घबराई नजरों से अपने सामने खड़े धर्म को देख रही थी। उसने कहा, आप सर। धर्म ने वीनू को देख उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम तो डर गई। वीनू ने अपने कदम रोक खुद को संभाल सख्त लहजे में कहा, डरी नहीं हूं सर। धर्म ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, बस सिंदूर और मंगलसूत्र की कमी है, वरना पूरी सुहागन लगोगी। वीनू खुद से ही कहा, दुराचारी राक्षस सुहागन टी मैं हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह पर 2-4 पंच मारने की कमी है। धर्म बोला, ये कमी पूरी हो सकती है, एंड आई एम श्योर मैं इससे अच्छे से पूरी करूंगा। वीनू को उसकी नजरें बुरी तरह भेद रही थी। उसे चुपती महसूस हो रही थी। धर्म के चेहरे पर मक्कारी भरी स्माइल थी। वीनू ने हल्के गुस्से में कहा, डोंट वरी सर, ये कमी एक दिन पूरी होनी ही है। कोई ये कमी जरूर पूरी करेगा, आई एम श्योर वो आप नहीं होंगे। धर्म ने कहा, तुम्हारी खूबसूरत पर ये एटीट्यूड मुझे तुम्हारा कायल कर रहा है। वीनू ने उसकी तरफ नहीं देखा। धर्म को कोई उससे प्यार नहीं हुआ था, बस वीनू की खूबसूरती ने उसे पागल कर दिया था। उसे वीनू को नहीं, उसकी खूबसूरती को पाना था। वीनू वेद को लेकर वहां से जाने लगी। उसे इतना समझ आ गया था कि उसे खुद को धर्म से बचाकर रखना है। वीनू सबके तरफ जा रही थी, तभी उसके कदम ठिठक गए। उसके सामने शिवांश था जो उसे हो देख रहा था। उसके आंखों में
छिपे सवाल वीनू अच्छे से समझ रही थी। उसे डर था कि शिवांश उससे कुछ पूछ न के, और वही हुआ। शिवांश की भारी लेकिन सर्द आवाज आई, क्या हुआ? इन दो लफ्ज सुनकर ही वीनू डर गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। न जाने किस बात का डर सता रहा था। उसने कहा, कुछ नहीं। वो शिवांश की तरफ नहीं देख रही था। वो नाराज थी उससे क्योंकि उसने उसे डांटा था, फिर उसके साथ वो हादसा हुआ तब छोड़कर चला गया। 2 दिन से कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन वो ये नहीं जानती था कि वो शिवांश के ठहरे हुए गुस्से को हवा दे रही थी जो वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। शिवांश अपनी सुर्ख आंखों से जाती हुई वीनू को देख रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाए हुई थी। तभी आवाज आई, हेलो मिस्टर राठौर। शिवांश अपने पॉकेट में हाथ डाल मुड़ा। इस वक्त उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, काम लग रहा था। उसने अपनी आईब्रो रेस कर कहा, हु आर यू? धर्म के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसने कहा, जरा दिमाग पर जोर डाले, याद आ जाएगा। शिवांश ने अपनी आईब्रो रब करते हुए कहा, आई एम श्योर आई डोंट नो, नाउ टेल मी हु आर, अदरवाइज यू कैन लीव। अपनी बेइज्जती होते देख धर्म का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप इतना जान ले, शिवीना का खास दोस्त, काफी इम्प्रेस्ड है वो मुझसे। शिवांश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं आए। उसने कहा, शी डिडंट टेल मी एंड यू आर हियर टू टेल मी दैट यू आर हर इम्प्रेस्ड फ्रेंड। धर्म ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, ओ तब लगता जय कि आपके रिश्ते उतने करीबी और अच्छे नहीं है। शिवांश ने कहा, हमारे रिश्ते कैसे हैं इसकी टेंशन तुम मत लो, अपने ऊपर ध्यान दी वरना कहीं के नहीं रहोगे। कहीं कुछ पाने की ख्वाहिश में सब कुछ खो दो, उससे पहले संभल जाओ। एक बात और, जिस चीज को पाने की चाह हो उससे पहले खुद की औकात देख लो कि आप उसके काबिल हो या नहीं हो, या बिल्कुल भी नहीं हो। ये बोल वो उसे एक स्मर्क लुक देकर चला गया। धर्म ने कहा, काबिल तो उसके मैं जी हूँ, बस उसे अब सबके नकाबिल करना है। वीनू, वेद और बाकी सब के साथ थी। वो बहुत खुश थी। उसकी हंसी की आवाजें दूर तक आ रही थी। शिवांश ने अभय को देख ऑर्डर देते हुए कहा, लेट्स गो फॉर होम। उसका सख्त लहजा सुन अनिका और ध्रुव ने खुद को देखा। ध्रुव ने कहा, गुस्से में लग रहा है, अब क्या हुआ? अनिका ने कहा, गुस्से में ही रहता है, बच्चों का कितना मन है घूमने का। ध्रुव ने कहा, शिवांश थोड़ी देर और रुक जाते हैं। शिवांश ने कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। उसकी बात सुनकर वीनू, वंश का मुंह लटक गया। सब आकर कार्स में बैठने लगे। वंश ने कहा, भाभी आप भाई के साथ जाओगे? वीनू ने गुस्से में कहा, नहीं भाभी आपके साथ जाएगी। ये बोल वो वंश का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वर्षा, शिविना और वर्षा मिलकर गार्डन में डिनर लगा रही थी। क्योंकि अनिका ने सबको रोक लिया था अच्छे से सब सेट कर, वीनू तारा को कुछ बोल रही थी। तभी वहां बैठी अनिका ने कहा, कनक बेटा कभी आप भी अपने हाथ पैर हिला लिया करें, वरना इनमें जंग लग जाएगी। कनक बोली, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कुछ करती ही नहीं हूं। अनिका ने कहा, बिल्कुल सही बात कर रही हो। वंश ने कहा, इसका मतलब आपको भी पता है आप कुछ नहीं करती। कनक ने कहा, डैडो आप देखो न ये लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। ध्रुव ने उसे देखते हुए कहा, बेटा ये लोग न कह तो सही रहे हैं। सब हंस पड़े। कनक बुरी तरह चिढ़ गई। उसने कहा, आप लोग किसी काम के नहीं हो, मैं भाई को बोलूंगी। मेघ ने आते हुए कहा, क्या बोलना है भाई को? उसके पीछे शिवांश भी आ रहा था। कनक ने कहा, यही कि आई लव हिम और वो वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं। वंश ने कहा, पक्का इन्हें कुछ चाहिए। कनक ने कहा, तू अपना मुंह बंद रख। अनिका ने कहा, बस शांत डिनर करो। वो सब एक दूसरे के साथ बैठ गए। वीनू सबको सर्व कर रही थी। तभी अनिका ने कहा, बेटा आप बैठ जाओ, डिनर करो। वीनू जाने लगी तभी वेद ने उसके पैरों को पकड़ लिया। ये देख वीनू ने कहा, क्या हुआ वेदू? वेद ने कहा, वेद को आपके पास बैठना है। वर्षा ने कहा, लो ये भी वीनू का दीवाना हो गया, मेरी वीनू है ही ऐसी। कनक ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी वीनू? वर्षा ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ मेरी वीनू मेरी जान। कनक कुछ कहने की हुई तभी मंजरी ने कहा, अनिका सबको डिनर को बोलो वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर यही होगा। सब डिनर करने लगे। वीनू के फेस पर स्माइल थी। वो सिया के पास बैठी थी। उसके ठीक सामने शिवांश बैठा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम बहुत ही सुहाना था। वंश की आवाज आई, सब ऐसे ही शांति से डिनर करेंगे? मेघ बोला, तब तुम क्या चाहते हो हम भांगड़ा करते हुए डिनर करें? आकाश मुंह बनाकर बोला, तुझसे वो भी नहीं होगा। मेघ का मुंह बन गया। वंश ने कहा, चलो हम खेलते हुए डिनर करें। आकाश बोला,
सब तुम्हारी तरह बच्चे नहीं हैं। ये सुन वीनू ने कहा, आपसे वो पकड़म पकड़ाई को नहीं बोल रहे हैं। आकाश वीनू को घूरने लगा। वंश ने कहा, चलो जो जिसके सामने बैठा है वो अपने पार्टनर के बारे में बताएं, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है। सबने वंश को देखा तब उसने दांत दिखा दिए। बरखा ने कहा, ये तो एक्साइटेड होते हुए कहा, वाओ चलो मम्मी मेरे बारे में बताओ। मंजरी ने कहा, मेरे सामने मेरे पति बैठे हैं, मैं तुम्हारे बारे में क्यों बताऊं। मंजरी ने कहा, चलो देव बताओ मुझे क्या पसंद है। देव ने कहा, आपको सबसे ज्यादा मेरा खून पीना पसंद है, जिसे आप मन लगाकर सुबह शाम पीती हैं। वीनू ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ। मंजरी ने कहा, करा दी बेइज्जती। वंश ने कहा, नेक्स्ट। वर्खा ने कहा, देवर जी बताएं मेरे बारे में। मेघ ने कहा, यही जो आप कर रही हैं यही आपको बेहद पसंद है। बरखा का मुंह बन गया। मेघ ने अपने साइड बैठी वर्षा का हाथ पकड़ा तब उसके हाथ से स्पून छूट गया। उसने मेघ को देखा तब वो अपनी दिलकश आवाज में बोला, काश तुम मेरे सामने बैठी होती और मैं खुद के बारे में तुमसे सवाल करता। वर्षा ने कहा, जवाब के नाम पर आपको ठेंगा मिलता, मैं कुछ नहीं जानती आपके बारे में। मेघ ने कहा, तब क्या हुआ, जान जाती इसी बहाने। वर्षा ने कहा, लेकिन मैं क्यों जानूं आपके बारे में। मेघ ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अभी तक समझ नहीं आया, लगता है पार्किंग वाला सीन। वर्षा ने अपना हाथ छुड़ा लिया, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी धड़कन बढ़ गई थी और गाल गुलाबी होने लगे थे। मेघ भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी उसके डैड ने उसके तरफ झुकते हुए कहा, क्या किया था पार्किंग में। उनके मुंह से ये सुनते ही मेघ के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने डैड को देखते हुए कहा, डैड मेरे मामले से अपनी टांग दूर रखिए वरना। देव ने उसे देखते हुए कहा, वरना। मेघ ने कहा, वरना, और उन्हें आई विंक की। उसके डैड हंस दिए। मंजरी ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, ये क्या चल रहा है तुम दोनों में। वर्षा ने कहा, आंटी ये लोग आपके बारे में खुसर फुसर कर रहे हैं। मेघ ने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ वर्षा को देखा तब उसने आई विंक की। मेघ उसे घूरने लगा। वंश में अपने सामने बैठे आकाश को देखते हुए कहा, चलो आकाश भाई मेरे बारे में कुछ अच्छा सा बताओ। आकाश ने कहा, तेरे बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हाँ शिवांश के बारे में सब कुछ पता है। ये सुन वीनू और वंश एक दूसरे को देखने लगे। वंश में कहा, देखा भाभी, मैंने कहा था न, इन दोनों के बारे में आपने यकीन नहीं किया, आपको भाई ने अपने बातों में फंसा लिया। वीनू आकाश को देखने लगी। आकाश ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो। वंश ने गुस्से में कहा, आपको मेरे बारे में क्यों पता होगा, आपको अपनी गर्लफ्रेंड शिवांश राठौर के बारे में ही पता होगा। उसके ये कहते ही एक साथ कई चम्मच प्लेट में गिरने की आवाज आई। सिया तो बुरी तरह खांसने लगी। ध्रुव बोले, तुम क्या कह रहे हो। वंश ने कहा, इन दोनों का चक्कर चल रहा है, पापा भाभी से पूछ लो। सब हैरान थे। अब आगे। ध्रुव के साथ सबकी नजरें शिवांश पर थी। सबसे गहरी नजरें वीनू की थी, लेकिन शिवांश को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था इन सब से। वो आराम से अपना डिनर कर रहा था। आकाश ने वंश को घूरते हुए कहा, क्या बकवास भर रहे हो तुम मेरी बहन के दिमाग में, दिमाग खराब है तुम्हारा। वंश ने झट से कूदकर वीनू के पास आते हुए कहा, भाभी देखो सच कितना चुभ रहा है। वीनू ने आकाश को घूरते हुए कहा, कोई मेरे दिमाग में कुछ क्यों डालेगा, मैं खुद समझदार हूँ। आकाश ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे पता है कितनी समझदार हो, तुम्हारी इस बड़ी सी खोपड़ी में 5 साल के बच्चे का दिमाग है। वीनू ने कहा, मैंने आपसे बात करने को बोला था, आपने मना किया, इसका मतलब यही है न कि आपको ये पसंद है। उसके ये बोलते ही शिवांश के हाथ खाते से रुक गए। उसने एक नजर घूर कर शिवीना को देखा, जैसे वो तो आज शिवांश के गुस्से की बढ़ाने का प्रण लिए बैठी थी, इस बात से अनजान इस पल पल बढ़ते गुस्से का अंजाम क्या होगा। आकाश ने मेघ को खींचते हुए कहा, बैठा क्या है ये देख, मेरी इज्जत खतरे में है। वंश ने तपाक से कहा, वो क्या कुछ कहेंगे, वो खुद आपके साथ शामिल है, आप तीनों ही एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। फिर अफसोस जताते हुए अपने चेहरे पर सारी दुनिया का दुख लिए बोला, मेरे भाई भी ऐसे निकले, आप दोनों के साथ फंस गए हैं। मेघ आकाश गुस्से में उसे घूरने लगे। वर्खा ने कहा, क्या मतलब देवर जी को लड़के पसंद है, एक नहीं दो दो, ये लोग साथ रहते हैं, इसका मतलब। उसने अपने कानों पर हाथ रख कहा, छी छी, सोचने में ही कितना अजीब है, को ये लोग गेई है। आकाश ने कहा, वो लोग भी इंसान ही होते हैं। कनक ने कहा, तब हम कब कह रहे हैं
तुम लोग इंसान नहीं हो, ऐसा था तब पहले बताना चाहिए था। बेचारी फंस गई ना, तभी भाई उस पर गुस्सा करते रहते हैं। सिया ने वीनू को देखते हुए कहा, क्या बकवास है। वीनू मुंह लटका कर बोली, कोई बकवास नहीं है, मैंने इन लोगों को खुद देखा था। मेघ भाई इनकी गोद में बैठे थे जैसे ये मुझे बिठाते हैं, और आकाश भाई की कमर को पकड़ा हुआ था इन्होंने। आप वंश से पूछे, उन्होंने भी देखा था। सबकी नजरें एक बार फिर वंश पर टिक गई जो अपना पास्ता खाने में बिजी था। इस नार ध्रुव ने तेज आवाज में कहा, वंश क्या है ये। वंश ने मुंह में भरे हुए ही कहा, सच है, मैं भाई के केबिन में गया था तब इन्होंने, आकाश भाई के ऊपर थे, उन्होंने उनके मुंह को किस के लिए ऐसे पकड़ा हुआ था। उसने पास बैठी कनक का मुंह पकड़ कर दिखाया। कनक ने उसके लात मारते हुए कहा, क्या है कुत्ते। वंश घास पर लुढ़क गया। वीनू ने आगे बढ़कर उसे उठाया तब वंश बोला, भाभी देखो, सच्चाई का जमाना ही नहीं है, मैंने सच बोला, देखो कैसे पीट रहे हैं, उन दो खूंखार राक्षसों को देखा कैसे घूर रहे हैं सब। सिया तो अभी भी वीनू की बात को सोच रही थी। मंजरी ने कहा, शिव बेटा ये क्या है, आपने अपनी बीवी की जगह अपने दोस्तों को दे दी, ऐसा कुछ था तब बताना चाहिए था ना। आकाश ने गुस्से में उठते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, सब मेरी इज्जत के पीछे पड़े हुए हो। मम्मा आप ऐसे क्यों देख रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, 100% मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, इन लोगों के साथ मैंने कुछ नहीं किया। जय ये बोल वो जाने लगा लेकिन उसका पैर फंसा और वो सीधा शिवांश को गोद में गिरा। ये देख सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, ध्रुव ये क्या देखना पड़ रहा है। बंश और वीनू ने एक साथ कहा, ऐसे ही। ध्रुव बोले, हमें पता कैसे नहीं चला, सबके चेहरे उतरे हुए थे। एक इंसान को छोड़, वो थे देव, मेघ के पापा। वो लगातार खाना खा रहे थे। मेघ ने उनकी प्लेट छीनते हुए कहा, कब से ठूस रहे हैं, यहाँ आपके बेटे की इज्जत पर बात बन आई, मुझ पर लग रहे इल्जाम नहीं दिख रहे आपको। देव ने कहा, ऐसे काम ही क्यों करते हो। चलो कोई नहीं, अब इंडिया में भी कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगा। वर्षा मेघ से थोड़ी दूर होकर बैठ गई। तभी वर्षा ने कहा, कोई दूसरा लड़का क्यों, शिव देवर जी है ना। देव बोले, वो आकाश के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। ये देख मेघ की आंखें बड़ी ही गईं। उसने कहा, क्या बोल रहे हो। फिर वर्षा की तरफ मुड़कर बोला, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें सब पता है। वर्षा तो उनकी हालात पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सबकी नजरें आकाश और शिवांश पर आ गई। शिवांश ने आकाश के गाल पर हाथ रखा, उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। कनक ने कहा, भाई आप उसे किस नहीं कर सकते। वंश घास पर गिरते हुए बोला, हो गया सत्यानाश। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी मैं आपके साथ घर जाऊंगी। अगले ही पल शिवांश ने आकाश के करीब आते हुए तेज से अपना सिर उसके सिर में मारा। आकाश अपने सिर पर हाथ रखते हुए नीचे गिरा। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम दोनों मेरे कैरेक्टर को कुछ और बनाकर मानोगे, आज से तुम दोनों मेरे कैबिन में, क्या मेरे फ्लोर पर भी नहीं आऊंगी वरना तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। मेघ ने कहा, हमने क्या किया है। ध्रुव ने कहा, शिवांश ये क्या हो रहा है। तभी बंश ने कहा, सच क्यों नहीं बताते मेघ भाई की भाई आपकी गला। अगले ही पल शिवांश की तेज आवाज गूंज गई, शट अप। अपनी बकवास बंद करो, एक शब्द भी मुंह से निकाला तब उल्टा लटका दूंगा, क्या बहियात बातें कर रहे हो। उसके इस तरह चीखने से वीनू बुरी तरह चौंक गई, डर से जैसे उसकी धड़कन थमने लगी थी। शिवांश की लाल आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। गुस्से से उसके माथे और हाथों की नशें दिख रहे थी, सब शांत हो चुके थे। शिवांश ने कहा, ये बेवकूफों ने कुछ भी देखकर अपने दिमाग में न जाने क्या क्या भर दिया है, एक्सप्लेनेशन देना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी डैड ऐसा कुछ नहीं है, इन कम दिमागों की बातों में आना बंद करें। अगर ये बात दोबारा हुई देन दिस वुडंट बी गुड टू एनीवन। ये बोल वो गुस्से में जाने लगा। वीनू अपनी जगह जमी हुई खड़ी थी, वंश मंजरी के पीछे छिपा था। वेद तो डर से रोने लगा था। ध्रुव ने कहा, बहुत हुई मस्ती मजाक, सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अब मजे ले लिए हो तब डिनर करें। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश आप भी आकर बैठो। सब डिनर कंप्लीट कर चले गए। वर्षा और कनक के वर्षा गार्डन में थे। वर्षा ने कहा, वीनू को देखकर लग रहा था जैसे वो इस बात को सही मानती हो। वर्षा ने कहा, वो सच ही मान रही थी। कनक ने उसकी बात को यकीन में बदल दिया। कनक बोली, मुझे नहीं पता था वो दोनों इस तरह से कुछ करेंगे। भाई का गुस्सा बच गए राम। वर्षा ने कहा, सब मजाक कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन वीनू को कैसे नहीं पता शिवांश के बारे में, क्या उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। कनक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कि उन्हें बेहद करीन देखा है मैंने।
वो दोनों कनक को घूरने लगे। वर्षा बोली, तुमने किस खुशी में उन्हें देखा है? कनक ने कहा, यार वो वाला नहीं, वो क्या है न भाई, उसे कहीं भी उठाकर किस करने लगते हैं। वर्षा बोली, वो कम दिमाग बेवकूफ लड़की, एक नंबर की पागल है, गधी कहीं की, सब कुछ हो जाए फिर भी इसे ये समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तभी वीनू की आवाज आई, तुम मेरी बुराई कर रही हो? तुम बता सकती थी मुझे। वर्षा ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, ओह रियली, तुम्हें नहीं बताया था मैंने। वीनू मुंह बनाकर बोली, यार अब क्या करूं, गब्बर बहुत गुस्सा करेंगे। बरखा ने हंसते हुए कहा, गुस्सा नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बोल वो हंसते हुए चली गई। वीनू ने मुंह बनाकर कहा, क्या वो मुझे मारेंगे? कनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उफ ये मासूमियत। ये बोल वो चली गई। वीनू ने वर्षा को देखा, तब वो नएम सिर हिलाते हुए चली गई। वीनू अपना सर खुजाने लगी, मैंने क्या कर दिया है? वही सिया, अनिका, मंजरी के साथ बाकी सब हंस रहे थे। मेघ, आकाश मुंह बनाए उन्हें देख रहे थे। कुछ देर में शिवांश को छोड़ सब हाल में थे, क्योंकि मेघ की फैमिली जा रही। तो वर्षा ने वीनू के गाल को छूते हुए कहा, कल मिल मुझसे, तुझे थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। वी विल हैव अ डीप टॉक। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। मंजरी ने कहा, वर्षा चलो, हम तुम्हें भी छोड़ देंगे। वर्षा ने कहा, नो आंटी, चले जाऊंगी। क्यों, तुम हमें अपना नहीं मानती? वर्षा की बात सुनकर वर्षा कुछ नहीं कह पाई, वो उनके साथ चली गई। वीनू ने सिया को देखा जो जा रही थी। वीनू ने कहा, मम्मी मुझे भी आपके साथ जाना है। सब वीनू को देखने लगे। बंश ने जल्दी से वीनू के पास आते हुए कहा, क्यों भाभी, आप क्यों जाओगी? फिर मेरा क्या होगा, मेरा खाना? अनिका ने कहा, बेटा क्या हुआ, आप एक दो दिन में चली जाना। वीनू ने अपनी भरी आंखों से कहा, मम्मी मुझे आपके पास रहना है थोड़े टाइम। सिया ने उसके आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चा, आप कल या उसके बाद आ जाना, क्योंकि अभी भाई हम दोनों को कैसे लेकर जाएंगे, और अनिका भी अकेली है, कितना काम पहला है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। सिया उसके माथे को चूम कर चली गई। वीनू कुछ देर उन्हें देखती रही, तभी पलटकर अनिका के गले से लग गई। अनिका ने कहा, मेरा बच्चा आप चले जाना मम्मी पास, अभी आपके पास मम्मा है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाकर अपने आंसू साफ किए। अनिका ने कहा, ये सब छोड़ो, दिन भर काम किया है, थक गए होगी, जाओ सो जाओ, ये सारा काम सुबह करना। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया और वो कमरे की तरफ चली गई। बाकी सब भी अपने कमरों में चले गए। वीनू रूम में आई, उसने देखा शिवांश बेड पर बैठे लैपटॉप में बिजी था। वीनू ने एक नजर उसे देखा, फिर बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी उसका फोन रिंग किया। शिवांश ने एक नजर घड़ी को देखा, 11:30 बज रहे थे। वीनू अपने फोन की तरफ बढ़ रही थी, तभी शिवांश ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। शिवांश लैपटॉप साइड कर उठा। वो कुछ पल उस नाम की देख रहा था, अगले ही पल उसने फोन को तेज से फेंक दिया। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया और वो कमरे की तरफ चली गई। बाकी सब भी अपने कमरों में चले गए। वीनू रूम में आई, उसने देखा शिवांश बेड पर बैठे लैपटॉप में बिजी था। वीनू ने एक नजर उसे देखा, फिर बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी उसका फोन रिंग किया। शिवांश ने एक नजर घड़ी को देखा, 11:30 बज रहे थे। वीनू अपने फोन की तरफ बढ़ रही थी, तभी शिवांश ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। शिवांश लैपटॉप साइड कर उठा। वो कुछ शिवांश ने एक नजर घड़ी को देखा, 11:30 बज रहे थे। वीनू अपने फोन की तरफ बढ़ रही थी, तभी शिवांश ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। शिवांश लैपटॉप साइड कर उठा। वो कुछ पल उस नाम की देख रहा था, अगले ही पल उसने फोन को तेज से फेंक दिया। अब आगे आवाज से वीनू ने पलटकर देखा शिवांश को। इस तरह से अपना फोन देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। वीनू ने कहा, ये क्या किया आपने, मेरा फोन क्यों फेंका? शिवांश ने उसे घूर कर देखा। वीनू ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, किसकी कॉल थी? शिवांश न वीनू को इस तरह बात करते देखा, तब चीखते हुए बोला, तुम्हारे आशिक की थी, बात करनी है? वीनू उसके इस तरह चीखने से चौंक गई। उसने कहा, चीख क्यों रहे हैं, और कौन आशिक? फिर वो सोचने लगी। उसने धीरे से कहा, धर्म्स। ये बोलते ही शिवांश ने उसका मुंह पकड़ लिया। उसने कहा, बहुत शौक है तुम्हें उसका नाम लेने का, उसके साथ रहने का, कल से ऑफिस। वीनू उसके हाथ झटकते हुए बोली, क्यों नहीं जाओगी ऑफिस? मेरी गलती नहीं है। शिवांश ने कहा,
पहले पूरा सुना करो, लेकिन कहाँ तुम कुछ सुनना और कहना चाहोगी। वीनू ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा, आप समझते क्या है खुद को? गुस्से के सिवा कुछ आता है आपको? शिवांश का चेहरा गुस्से में लाल था। उसने अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए कहा, हाँ नहीं आता कुछ, लेकिन तुम्हारी तरह तो झूठा और फरेबी नहीं हूँ। वीनू भी अब गुस्से में उसे देखने लगी। उसने कहा, क्या बोला आपने? मैं झूठी हूँ? आप ऐसा ही सोचते हैं मेरे बारे में? इतना गंदा यही आदत है ना आपकी? आपको लगता है मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, इसलिए आपकी सोच जो मिडिल क्लास लोगों के लिए है वैसे ही आप मेरे बारे में सोचते हैं। शिवांश ने उसको आम से पकड़ते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। उनका झगड़ा बढ़ रहा था। शायद शिवांश का कई दिन से गुस्सा जो वो दबा रहा था अब फूट पड़ा था। वीनू हैरानी भरी आंखों से शिवांश को देख रही थी। वीनू ने उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़े मुझे, आप मेरे बारे में कुछ क्यों सोचेंगे? आपके सिर जो पड़ी हूं मैं। शिवांश ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरी बात सुन लो। तुम उस इंसान से दूर रहो, बाकी मैं उसे देख लूंगा। वीनू ने कहा, आप सुने, आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलते हुए वो नजरें चुरा रही थी। शिवांश ने उसे कंधों से पकड़ अपने सामने करते हुए कहा, नजरें क्यों चुरा रही हो? वीनू ने धीरे से कहा, मैं कोई नजरें नहीं चुरा रही, आप धर्म सर से कुछ नहीं कहेंगे। वीनू के मुंह से एक बार फिर धर्म का नाम सुन शिवांश का पारा हाई हो गया। उसने वीनू को बालों से पकड़ अपने पास करते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वीनू ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। शिवांश ने कहा, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रहा? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद ना आए। तुम हो हरकतें कर रही हो, उसका मेरे डैड की इज्जत पर क्या फर्क पड़ेगा? वीनू ने नम आंखों से उसे देखकर बोली, आप एक खुदगर्ज इंसान है जो खुद के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में सोचता है और गुस्से में पागल हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब छोड़े मुझे। लास्ट लाइन बोलते हुए उसकी आवाज तेज हो गई। शिवांश ने उस पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, हाँ हो जाता हूँ मैं गुस्से में, पागल देखना है मेरा पागलपन? ये बोल उसने अपना फोन सामने न मिरर पर मारा, वो चंकाचूर हो गया। वीनू हैरानी से शिवांश को देख रही थी जो एक एक चीज फर्श पर फैला रहा था, हर एंटीक पीस बिखर रहा था। उसने वीनू के कदमों की पास एक वाश फेंकते हुए कहा, मेरी इज्जत की परवाह मुझे ही होगी, क्योंकि जो मेरी इज्जत है उसे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। उसके ये बोलने पर वीनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी झिलमिलाई आंखों से उसे देखते हुए कहा, आपको ये लगता है ऐसा कौन सा काम कर दिया है मैंने? शिवांश पर जैसे गुस्सा हावी हो गया था। उसने चीखते हुए कहा, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मेरे सामने अनजान और मासूम बनने का ढोंग मत करो। मुझे पता है कि तुमसे कुछ नहीं छिपा और तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। ये बोलते हुए वो वीनू के सामने आ गया। वीनू ने कहा, आखिर आपने दिखा ही दिया, आपकी सोच मेरे लिए आज भी वही है जो पहले दिन थी। जैसे पहले आपने मुझे कैरेक्टर लेस कहा था, आज भी आप वही सोचते। शिवांश ने वीनू के सिर पर अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो जिसे कुछ समझ नहीं आता है, या वो ऐसा दिखावा करती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। शिवांश को अपने दिल में कुछ चुभ रहा था। वीनू का उसके पूछने पर भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बताना, फिर धर्म का यूज ट्रिगर करना, वीनू का वंश को बातों पर उसकी बात से ज्यादा यकीन करना, ये सब उसे गुस्से से भर गया था। अभी खेल के दौरान जो हुआ था वो। वीनू ने धीरे से कहा, आपको सब कुछ ड्रामा लगता है ना? मेरा इस घर के लिए प्यार, मम्मा कनक, वंश से मेरा कनेक्शन, क्या आपको ये सब ड्रामा ही लगता है? शिवांश वीनू की उन भीगी आंखों को देख रहा। उसकी खूबसूरत आंखों में उसे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो शांत ही रहा था। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, कल से ऑफिस नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे लिए स्टूडियो बनवा दूंगा। वीनू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने शिवांश को अपनी तरफ करते हुए कहा, कभी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना? मैं अपनी जॉब छोड़ूंगी, मुझे अपने दम करना है जो करना है। शिवांश वीनू के हाथ को देख रहा था जिससे उसने शिवांश का हाथ थामा हुआ था। उसने वीनू का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए शांति से कहा, ठीक है, तुम्हें जॉब करनी है करो, लेकिन मुझे जो करना है उससे नहीं रोकोगी? तुम्हें नहीं बताना वो तुम्हें धमका या डरा रहा था? मत बताओ, मैं खुद उसका इंतजाम कर दूंगा। वीनू ने घबरा कर उसे देखा, फिर बेरुखी से बोली, आप मेरे लिए कुछ क्यों करेंगे? मैं लगती कौन हूँ आपकी? आपको अपने एहसानों तले दबाने की जरूरत नहीं है। मुझे वैसे ही यहाँ रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। शिवांश का थोड़ा शांत हुआ गुस्सा एक बार फिर बढ़ने लगा। उसने स्मर्क करते हुए कहा,
आ गई अपनी असलियत पर। अभी तो बहुत इस घर से तुम्हें प्यार उमड़ रहा था, बहुत कनेक्शन याद आ रहे थे, फिर अब क्या हुआ? यही तुम्हारी असलियत है। लेकिन शिवांश राठौर जो जिम्मेदारी लेता है उसे निभाता है। मेरे डैड ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अपने डैड को दिया हर वादा पूरा करता हूँ मैं। वीनू ने गुस्से में कहा, उनकी वजह से हो मैं यहाँ हूँ, अगर उनका गिल्ट नहीं होता तब मैं यहाँ नहीं होती। शिवांश ने उसके जबड़े को पकड़ते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे अंदर यही सच्चाई है, वो है मेरे डैड के लिए नफरत। तुम उन्हें दर्द देना चाहती हो, उन्हें तड़पाना चाहती हो। न तुम्हारी जगह कोई और होता, न तब अब तक शिवांश राठौर उसे जमीन के इतने अंदर दफनाता कि उसका मांस भी गल जाता। वीनू उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आप और आपके डैड दूसरों को दर्द देने के सिवा क्या जानते हैं, खूनी बाप। और शिवांश ने तेज आवाज में कहा, बस एक लफ्ज और कहा तब मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। वीनू ने कहा, आप कुछ भी कर ले, सच भी बदलेगा मिस्टर शिवांश राठौर। आज पहली बार वीनू ने उसका पूरा नाम लिया था। शिवांश बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसके हाथों और माथे के साथ गर्दन को नशे भी दिख रही थी। वीनू की जगह कोई और होता तब अब तक न जाने वो क्या करता, लेकिन वीनू को देख उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, तुम जिस भ्रम में जी रही हो उससे बाहर आ जाओ वरना बहुत तकलीफ होगी। वीनू ने तीखे लफ्जों में कहा, आप और आपके तकलीफ के सिवा कुछ देना जानते हैं। शिवांश ने अपनी आंखों को बंद कर खोला, फिर वीनू को पकड़ अपने पास करते हुए कहा, कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी औकात मेरे डैड के सामने खड़े होने की नहीं। हाय, तुम मुझे ज्ञान दे रही हो? तुम जैसे मिडिल क्लास लोग या तो अपनी किस्मत पर रोते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। तुम उनमें से एक हो, बड़ी को न जाने क्यों तुम जैसी बेटी मिली। ये सुनते ही वीनू जैसे पागल हो गई। उसने चीखते हुए कहा, मेरे डैड का नाम मत कहना अपनी जजुबान से। आप होते कौन है ये कहने वाले? आप बहुत बुरे हैं। मेरे डैड बहुत अच्छे थे, मैं भी उनकी उतनी ही अच्छी बेटी हूँ। मैं उनकी रानी बेटी हूँ, समझे आप? मेरे डैड बहुत खुश थे कि मैं उनकी बेटी हूँ। आप होते कौन है ये कहने वाले? ये बोलते हुए वो अपने हाथों को बुरी तरह शिवांश के सीने पर मार रही थी। शिवांश अपने कदम पीछे ले रहा था, वो वॉल से आ लगा। वीनू को देख उसने वीनू के दोनों हाथ पकड़ लिए, उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, बुरा लगा ना? एक बात इतना चुभ गई, मेरे डैड के लिए मेरे सामने तुम जो बकवास करती हो उसका क्या? वीनू के आंखों से बुरी तरह आंसू बह रहे थे। शिवांश के ऐसे पकड़ने से वीनू के हाथों में दर्द हो रहा था। वीनू ने उसे देखते हुए कहा, छोड़ दीजिए। शिवांश एक तक उसके चेहरे को देखने लगा। वहीं मेघ ने अपनी गाड़ी वर्षा के अपार्टमेंट के बाहर रोकी, तब देव उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें उसका एड्रेस कैसे पता? मेघ ने खुद से कहा, ये कैसे बाप है, मुझे ही फंसाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मेघ बोला, मैंने एक बार उसे वीनू के कहने पर छोड़ा था। वर्षा ने सोती हुई वर्षा को देखते हुए कहा, ये तो सो रही है। मंजरी ने अपने कंधे पर सोती हुई वर्षा के चेहरे को छूकर कहा, कितनी सुकून से सो रही है, ऐसा करो तुम उसे गोद में उठाकर छोड़ आओ। मेघ ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वर्षा के बैग से की कार्ड निकालकर अपने हाथ में लिया और उसे उठाकर बिल्डिंग में आ गया। वो फिर वर्षा के अपार्टमेंट के बाहर आया, लॉक खोल अंदर आया। उस छोटे लेकिन खूबसूरत घर को देखकर उसने कहा, वाओ डाकोर अच्छा किया है। फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने वर्षा को उसके रूम में लिटाया, उस पर चादर डाल जाने लगा, फिर उसके माथे को चूमते हुए कहा, गुड नाइट मेरी रिमझिम। पता नहीं क्या फील करता हम, लेकिन जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो बेहद स्पेशल है और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये बोल वो उसके नोज पर किस कर चला गया। वहीं वर्षा के चेहरे पर स्माइल थी। मेघ ने बाहर आकर डोर को देखा, वो ऑटोलॉक था। ये देख उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या तुमने मुझसे एक मौका छीन लिया? ये बोल वो बाहर आया और आकर कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ाई, तभी बरखा ने कहा, देवर जी आपको वर्षा कैसी लगती है? ये सुनते ही मेघ की आंखें फैल गई, वो तीनों उसे ही देख रहे थे।